सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीलर फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, आप पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से। कहीं भी भगदड़ होती है, लोग मरते हैं और बिना मतलब का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दहशत का माहौल बन जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कुप्रबंधन। कुप्रबंधन का मतलब है कि कोई भी जब हम आयोजन करते हैं, कोई भी जैसे अभी आपने कुंभ मेले में देखा किस तरीके से भगदड़ मच गई, तो कहीं ना कहीं कुप्रबंधन से ऐसी चीजें होती हैं। यानी कि जब किसी काम का हमने सही से प्रबंधन नहीं किया होता, इंतजाम नहीं किया होता, हमें पता होता है कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी तो उसी हिसाब से हमें पुलिस फोर्स वहां पर होनी चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से वहां पर जवानों की तैनाती होनी चाहिए कि लोगों के बीच में डर का या भय का माहौल ना जागने पाए या भगदड़ ना मचने पाए, ठीक है। तो कुप्रबंधन से ही ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर पहले से ही व्यवस्था अच्छी रहे तो ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा? आप सभी को पता है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009, उसमें सभी राज्य सरकारों को ये दिया गया था कि सभी बच्चों को वो अपने यहाँ 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे और उन्हें किताबें भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए राज्य सरकार द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ बच्चों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें भी दे रही हैं और आपको पता है कि एमडीएम भी बनता है स्कूलों में, बच्चे खाना भी खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का। तो लर्निंग कॉर्नर स्कूल में बनाया ही इसलिए जाता है कि बच्चे वहां पर किताबों को या वहां पर जो चीजें रखी होती हैं उनको देख करके सीखें, ठीक है। तो ये सभी चीजें बच्चों के अंदर आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें पुस्तकें कितनी है? तो कक्षा 2 में दोस्तों, कक्षा 2 में अभी मैंने आपको बताया था कल की क्लास अगर आपने देखी थी, कक्षा 1 में भी 3 पुस्तकें लग रही हैं अब, और कक्षा 2 में भी 3 पुस्तकें लग रही हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के आधार पर ही अब एससीईआरटी ने इन किताबों को बनाया है। कक्षा 1 में भी 3 किताब हिंदी अंग्रेजी गणित की और कक्षा 2 में भी अब 3 किताबें हिंदी अंग्रेजी और गणित की हो गई हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर पहले क्या था, कक्षा 1 में 1 किताब, कक्षा 2 में 2 किताब, ऐसे चल रहा था, लेकिन अब सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो दोनों में ही 3 किताबें। किताबों का नाम क्या है? हिंदी का नाम है सारंगी, इंग्लिश का नाम है मृदंग और गणित का नाम है आनंद में गणित। ये नाम रखे गए हैं किताबों के। अगर आप टीचिंग की होगी तो आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों अभी आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपकी जो टीचिंग लगी हुई होगी वो 6 to 8th में लगी होगी, लेकिन इससे पहले के सेमेस्टर में आपने जरूर देखा होगा इन किताबों को। क्वेश्चन नंबर 60 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? जब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सामान्य रूप से विद्यालय में 2 प्रकार की समय सारणी होती है, एक कक्षा अनुसार होती है और एक अध्यापक के अनुसार होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार, और आपके दोनों ही सीरीज में केवल एक ऑप्शन आ दिया हुआ है। लेकिन जब आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखोगे 2016 में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। तो अगर सामान्य रूप से देखें हम तो 2 प्रकार की बनती है, जिसमें एक कक्षा अनुसार होता है और एक अध्यापक के अनुसार होता है, ठीक है। तो आप 2 को ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का या प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। राइट आंसर है नियमित शिक्षण प्रक्रिया का ये महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि कितनी, यानी कि जो 1 घंटा है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 30 से 35 मिनट से ज्यादा की एक कक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, जितने भी अभिलेख विद्यालय में रखे होते हैं, चाहे वो एमडीएम का हो, चाहे वो कोई भी रजिस्टर हो, एसएमसी का रजिस्टर हो या लॉग बुक हो, ठीक है, या बच्चों की एक तरीके से संचयी अभिलेख हो, तो ये सभी अभिलेख सही, वैध और विश्वसनीय होने चाहिए। जो भी विद्यालय में जितने भी कागज होते हैं, जितने भी अभिलेख होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है। जो जिला समन्वयक बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ बनाए जाते हैं, क्योंकि जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बेसिक शिक्षा का, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही होता है, जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षण व्यवस्था को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 की देन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डाइट की स्थापना ये नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। दोस्तों ऑप्शन सा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, नई शिक्षा नीति 1986। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किस आकार का भवन नहीं होता? ए आकार, आई आकार, ई आकार या डी आकार? तो दोस्तों देखिए, ए आकार, आई आकार, ई आकार या डी आकार। तो यहाँ पर जो डी आकार है ये बंद आकृति है, तो डी आकार के भवन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही होगा, ना कि ऑप्शन आ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए? हम सामान्य तौर पर स्कूल में जो देखते हैं दोस्तों, हम सभी को पता है, 2021 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। जो बैठने वाली सीट होती है वो थोड़ी सी नीची होती है, लिखने वाली तो लिखने वाली सीट बच्चों के आगे होती है, बैठने वाली पे वो पीछे बैठते हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो कुर्सी और मेज यहाँ पर किसी विशेष बच्चे की बात नहीं की गई, दिव्यांग बच्चे की बात नहीं की गई, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सामान्य बच्चों की बात अगर हम करते हैं, तो जो बैठने वाली सीट होती है वो थोड़ी सी नीची होती है, जो लिखने वाली डेस्क होती है वो ऊंची होती है। तो ऊंचाई से निचाई की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम घट रहे हैं, यानी कि ऋणात्मक हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ऋणात्मक, ये राइट आंसर हो जाएगा कि कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए ऋणात्मक होती है, यानी कि ऊंचाई से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक स्थिति होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि घटते क्रम में लिखने वाली सीट ऊंची है, फिर उसके बाद घटते क्रम में फिर हम नीचे, यानी कि जो बैठने वाली होती है वो नीची होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मातृ शिक्षक संघ एमटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? शुक्रवार, शनिवार या रविवार, बुधवार या मंगलवार? तो राइट आंसर है शनिवार रविवार को कभी भी हम करा सकते हैं माह के। 2021 में ही पूछे प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में 2005 में प्रस्तुत किया गया था, और सितंबर 2005 में इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यानी कि 2005 में ही ये संसद में प्रस्तुत किया गया था, और फिर विधेयक भी ये बन गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में। कल भी ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, ये बार बार पूछता है, ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी में। 2022 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये दोस्तों ग्रिफिक्स का है, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? तो छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये मानवीय संसाधन है। तो राइट आंसर होगा विद्यालय भवन, और विद्यालय भवन में उपस्थित जो भी चीजें रखी हैं सब भौतिक संसाधन है, जैसे कि कुर्सी, मेज, खिड़कियां, दरवाजे, जो भी आप देखते हो। क्वेश्चन नंबर 74 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य होता है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपयुक्त सभी? तो अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, तो जो मीना मंच बना होता है वो वाकई कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बालिकाएं, या 1 से लेकर के 5 तक की बालिकाओं को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो ये इन्हीं बालिकाओं के लिए बना हुआ है, और इन्हीं बालिकाओं को हम एक तरीके से, जो बच्चियां स्कूल नहीं आ पाती हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, ऐसे बच्चों को हम मीना मंच की जो कैसेट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, और उनको स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें, हाइजीन के बारे में बच्चियों को बताते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहीं कहीं इसका आंसर आपको केवल बालिकाओं की शिक्षा का विकास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, तो कक्षा 6 से 8 के बाद की जो भी बच्चियां होती हैं वो भी एक तरीके से इसमें शामिल हो सकती हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, और बालिकाओं की शिक्षा का विकास, ये सब, क्योंकि बालिकाएं ही तो महिलाएं बनती हैं फिर, तो इस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी भी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद्यालय अनुदान कहाँ से प्राप्त होता है? राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या
प्रतिनिधियों से। तो जो विद्यालय को ग्रांट मिलता है हर साल, वो मिलता है राज्य सरकार से। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या फिर उपयुक्त सभी? तो संगठन का समन्वय नहीं होता है यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर या अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर, यानी कि बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट हो उसे हम निखारें। क्वेश्चन नंबर 78 है, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, तो उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार ही हम बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वहां पर मैंने सामान्य तौर पर बताया था कि जो बच्चों के लिए सीट्स होती हैं, जो नॉर्मल हम स्कूल में देखते हैं, वो ऐसी ही होती है। लिखने वाली सीट ऊंची होती है, फिर उसके बाद बैठने वाली सीट नीचे होती है, तो इसीलिए इसे हम ऋणात्मक व्यवस्था कहते हैं सीट्स की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या? अनुशासन, दंड, फटकार या प्रशासन? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रशासन। ठीक है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 80 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होती है? तो हम सभी को पता है कि बच्चे की माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, और ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है। अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो वहां का वरिष्ठ शिक्षक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रबंधन की सफलता को, अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं विद्यालय में तो उसको हमें कैसे खर्च करना है, ये प्रबंधन ही डिसाइड करेगा कि कैसे हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रबंधन की बात करें तो अगर प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है, तो उसमें नियोजन करना, इसके अलावा व्यवस्था करना, प्रशासन करना, ये सभी आता है। तो देखिए प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना, ये सभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, पर्यवेक्षण तो होगा नहीं। तो शिक्षा प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य होता है वो एक तरीके से हम नियम कानून या योजना ही बनाते हैं। तो इसलिए अगर एक तरीके से शिक्षा प्रबंधन में हम देखें तो हर काम के लिए हम योजना ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द को हम सही लगाएंगे, लेकिन प्रशासन और व्यवस्था भी गलत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रकर का, हेरोल्ड कीजन का, या एफ डब्ल्यू टेलर का? राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड कीजन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कल ही मैंने बताया था कि अगर आपको प्रश्न में उपयुक्त सभी दिख रहा है, इस प्रश्न का आंसर, तो आप प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बच्चों की, तो सभी की लगाओगे। अगर उपयुक्त सभी नहीं दिख रहा है तो आप सीधे सीधे केवल प्रधानाध्यापक को लगाओगे। ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की होती है, लेकिन अगर उपयुक्त सभी दिया है तो हम सभी को लगाएंगे, शिक्षक की, बच्चों की, सभी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। लेकिन जब प्रधानाध्यापक दिया हुआ है और उपयुक्त सभी ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम केवल प्रधानाध्यापक को ही लगाएंगे। 2020 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो जो विद्यालय के लिए हम भवन चूज कर रहे हैं वो गांव के बीचों बीच तो बिल्कुल ना हो, सड़क के किनारे भी ना हो, तालाब के पास तो बिल्कुल ना हो, वो गांव के समीप खुले मैदान में हो स्कूल, जहां से बच्चों का घर दिखता हो। क्वेश्चन नंबर 87 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। तो मानवीय प्रबंधन में शिक्षक, छात्र छात्राएं, समुदाय, प्रधानाध्यापक, यही सब आते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन? तो समय सारणी का जो महत्वपूर्ण गुण है वो है लचीलापन, यानी कि जब हम चाहें इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या समुदाय से सहयोग प्राप्त करना? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है,
भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या कार्यवाही पंजिका। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दान पंजिका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 पर व्यायाम की आवश्यकता होती है बालकों के मानसिक विकास हेतु, बालकों के शारीरिक विकास हेतु, बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। राइट आंसर है बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट लगाएंगे? नहीं। उसे स्कूल से निकाल देंगे? नहीं। उसे स्वच्छता के लाभ बताएंगे? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख हम किस बुक में करते हैं? तो ये सभी चीजें हम लॉग बुक में करते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया, कब किया गया? तो जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब सही होगा 1971। और 1972 में आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हो गया था। तो 1972 तो यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ, उसके आसपास 1971 ही है। तो पहले जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया और तभी से जो विद्यालय है वो बेसिक शिक्षा के अधीन चल रहे हैं। सभी कक्षा 1 से 8 तक जितने भी सरकारी विद्यालय हैं हमारे प्रदेश में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये अंग्रेजों के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था। जो स्कूलों में बीएसए आते हैं, एसडीआई आते हैं, वो इन्हीं की देन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है तो कौन है? पुस्तकालय। 2021 और 2022 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 है, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है किसकी प्रगति का? तो छात्र की प्रगति का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। तो फूल, पत्तियां, फल ये सब तो प्रकृति प्रदत्त ही है, लेकिन मानचित्र ये आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक थी कौन? कलरव। लेकिन अब इसकी जगह पर क्या हो गया है? सारंगी। क्या हो गया है? सारंगी हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अब नाम चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से? तो ये भ्रमण से होती है। जब बच्चों को कहीं हम घुमाने ले जाते हैं तो सूक्ष्म अवलोकन की जो क्षमता है वो विकसित होती है। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई हुई। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो ये सब आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। 8 विषयों के नोट्स, 8 विषयों की क्लासेस, 8 विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए दोस्तों। जय हिंद।